हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में आवृतबीजी पादपों में द्विनिषेचन को देखने वाले हैं। देखते हैं निषेचन किसे कहते हैं, फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं। तो नर तथा मादा युग्मक के केंद्रकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। तो नर तथा मादा युग्मक के केंद्रक का संलयन निषेचन कहलाता है। बात करें नर तथा मादा युग्मक स्थित कहाँ होते हैं, तो आवृतबीजी पादपों में मादा युग्मक चायांग में अंडाशय के अंदर, बीजांड में, भ्रूणपोष में पाए जाते हैं। बात करें नर युग्मक तो ये परागकोश में स्थित होते हैं। परागकण परागकोश से मुक्त होकर वर्तिकाग्र पर परागण क्रिया द्वारा पहुंचकर उस पर अंकुरण प्रारंभ करता है। आगे देखते हैं परागकण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स ऑन स्टिग्मा। तो परागकण वर्तिकाग्र पर स्थित शर्करा युक्त पदार्थ पर को शोषित कर फूल जाते हैं तथा अंकुरण प्रारंभ कर देते हैं। परागकण की संरचना की बात करें तो इनमें दो बाह्य स्तर पाए जाते हैं। पहला अंतःचोल तथा दूसरा बाह्यचोल। अंतःचोल का निर्माण पैक्टिन तथा सेलुलोज से होता है, जबकि स्पोरोपोलेनिन से बाह्यचोल का निर्माण किया जाता है। स्पोरोपोलेनिन अभी तक ज्ञात सबसे अधिक कठोर कार्बनिक पदार्थों में से एक है। जहाँ पर बाह्यचोल उपस्थित नहीं होता है वहाँ पर छिद्र पाए जाते हैं, जिसे जनन छिद्र कहते हैं। इन जनन छिद्र द्वारा नलिका निकलती है, जिसे पराग नलिका कहते हैं। इस पराग नलिका का भी निर्माण सेलुलोज तथा पैक्टिन से होता है। परागकोश से निकलते समय परागकण में दो कोशिकाएं होती हैं। एक बड़ी कोशिका जिसे वर्धी सेल, वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल कहते हैं, और दूसरी एक छोटी कोशिका होती है जिसे जनन कोशिका या जेनरेटिव सेल कहते हैं। पराग नलिका की वृद्धि के समय परागकण में स्थित वर्धी केंद्रक व जनन केंद्रक सहित सभी पदार्थ पराग नली में आ जाते हैं। जनन कोशिका विभाजित होकर दो नर युग्मक बनाती है। परागकोश से मुक्त होने से पूर्व परागकण में तीन केंद्रक हो जाते हैं और कुछ समय के बाद वर्धी कोशिका नष्ट हो जाती है। परागनलिका की वृद्धि करते हुए बीजांड तक पहुंच जाती है। परागनलिका वृद्धि द्वारा बीजांड तक पहुंच जाती है, परंतु इसका बीजांड में प्रवेश किस प्रकार से होगा ये देखते हैं। तो परागनलिका का बीजांड में प्रवेश, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन द ओव्यूल। तो पराग नलिका अंडाशय में पहुंचने के बाद बीजांड में प्रवेश करती है तथा भ्रूणपोष तक पहुंच जाती है। ये तीन प्रकार से बीजांड में प्रवेश करती है, उसे देखते हैं। पहला अंडद्वारी या बीजांड द्वारी प्रवेश, जिसे पोरोगेमी बोलते हैं। जब पराग नलिका वृद्धि करते हुए बीजांड द्वार से बीजांड में प्रवेश करती है तो इस प्रकार का प्रवेश अंडद्वारी या बीजांड द्वारी प्रवेश कहलाता है। यह ज्यादातर आवृतबीजी पादपों में पाया जाता है। दूसरा हम लोग देखेंगे निभागीय प्रवेश या चैलिजोगेमी। तो जब पराग नलिका बीजांड में निभागीय छोर से प्रवेश करती है तो इसे निभागीय प्रवेश कहते हैं, या बेटुला, केजुराइना तथा ओक पादपों में पाया जाता है। आगे तीसरा देखेंगे कवलादंग भेदी या अध्यावरणी प्रवेश, या इसे कहते हैं मध्य प्रवेश, मीजोगेमी। परागनलिका का प्रवेश बीजांड द्वारी या निभागीय प्रवेश को छोड़कर किसी अन्य स्थान से अध्यावरण को भेदते हुए बीजांड में जब या परागनलिका प्रवेश करती है तो इसे अध्यावरणी प्रवेश कहते हैं। इसकी बात करें तो यह किसमें पाया जाता है, या कुकुरबिटा तथा एल्चिमेला में पाया जाता है। आगे बात करें परागनलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन एम्ब्रियो सैक। तो अंड कोशिका तथा एक सहायक कोशिका के बीच से। दूसरे प्रकार की बात करें तो अंड कोशिका की भित्ति तथा एक सहायक कोशिका के मध्य से। तीसरे प्रवेश की बात करें तो एक सहायक कोशिका को भेदते हुए। ये तीन प्रकार थे परागनलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश के।
आगे देखते हैं सहायक कोशिका के कार्य के बारे में। सहायक कोशिका न केवल भ्रूण कोश के प्रवेश को निर्धारित करती है, बल्कि यह नर युग्मक के भ्रूण कोश में प्रसार को भी प्रभावित करती है। आगे देखते हैं पराग नलिका सहायक कोशिका में ऊपर स्थित अंगुलिकाकार उपकरण फिलीफॉर्म एपार्चर से प्रवेश करती है तथा इसके अंदर से वृद्धि करती हुई सहायक सेल के कोशिका द्रव्य में प्रवेश कर जाती है। पराग नलिका के शीर्ष पर एक छिद्र विकसित होता है। इस छिद्र द्वारा पराग नलिका ने कोशिका द्रव्य का कुछ भाग तथा दोनों नर युग्मक सहायक सेल में मुक्त हो जाते हैं। पराग नली से पराग कोश में 2 नर युग्मक मुक्त होते हैं, जिसमें पहला नर युग्मक जो है अंड कोशिका के साथ संलयित हो जाता है। इस क्रिया को संयुग्मन कहते हैं, जबकि दूसरा जो मुक्त हुआ नर युग्मक है वह द्वितीयक केंद्रक के साथ संलयित हो जाता है। इस क्रिया को त्रिसमेकन कहते हैं। आवृतबीजी में दोनों नर युग्मक निषेचन क्रिया में भाग लेते हैं और इसमें यह 2 बार निषेचन होता है, तो इसे दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आगे देखते हैं द्विनिषेचन, जिसमें पहला होने वाला निषेचन संयुग्मन या सत्य निषेचन सिनगेमी और ट्रिप फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो इसमें पहला नर युग्मक मादा युग्मक के साथ संलयित हो जाता है तथा उसके बाद युग्मनज का निर्माण करता है। युग्मनज वृद्धि करने के बाद भ्रूण या एम्ब्रियो का निर्माण करता है। दूसरा देखते हैं त्रिसमेकन या ट्रिपल फ्यूजन किसे कहते हैं। तो दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ संलयित हो जाता है तथा त्रिगुणित केंद्रक बनाता है। त्रिगुणित केंद्रक द्वारा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण होता है। वृद्धि द्वारा यह भ्रूणपोष का निर्माण करता है। निषेचन के पश्चात सहायक तथा प्राथमिक कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। आगे देखते हैं द्विनिषेचन को शॉर्ट में किस प्रकार से लिख सकते हैं तथा याद कर सकते हैं। तो इसे इस प्रकार आप लिखकर याद जरूर करें, आसानी से याद हो जाएगा। तो प्रथम नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संलयित होकर युग्मनज का निर्माण करता है, इसे संयुग्मन कहते हैं। जबकि दूसरा नर युग्मक, जिसे द्वितीयक नर युग्मक कहते हैं, या द्वितीयक केंद्र के साथ संलयित होकर प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बनाता है, जिसे त्रिसमेकन कहते हैं। ये दोनों क्रियाएं एक ही पादप में होती हैं, तो इसे द्विनिषेचन कहते हैं। निषेचन के अध्ययन की बात करें तो इसे सर्वप्रथम नवासीन ने सन 1898 में लिलियम तथा फ्रिटिलेरिया में किया था। निषेचन के बाद युग्मनज से भ्रूण तथा भ्रूणपोष विकसित होता है। आगे बात करें द्विनिषेचन के महत्व के बारे में। सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। तो द्विनिषेचन क्रिया द्वारा जीवनक्षम बीजों का निर्माण होता है, त्रिसंयोजन होता है तथा भ्रूणपोष का निर्माण होता है तथा संकर ओज का निर्माण होता है। और तीसरा देखें तो ध्रुवीय केंद्रक उद्दीपन प्राप्त होता है, जिससे पोषण ऊतकों का निर्माण होता है। यह था द्विनिषेचन के बारे में कुछ जानकारी। होप है आप सबको समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक यू फ्रेंड।